डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा पहला लेक्चर है ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से। इससे पहले इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो है वो मैंने कल यूट्यूब पे अपलोड कर दिए, आप लोग देख सकते हैं वो लेक्चर। उसमें मैंने कुछ रूल्स रेगुलेशंस बताई हैं। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो मुसलसल, चूँकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं कॉलेज के, 3,000 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं, और वो बाकायदगी के साथ मैसेज कर रहे हैं कि हमें ग्रुप में ऐड करें। जैसे हमारा यूट्यूब का चैनल बना हुआ है, हर सब्जेक्ट के भी अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, और स्टूडेंट्स को हम जो है वो ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा करके रोज़ाना की बेस पे ऐड कर रहे हैं। तो इसमें अगर आप 2-3 दिन तक ऐड नहीं होते तो परेशान होने की इसमें कोई बात नहीं। इंशाल्लाह 2-3 दिन 4 दिन तक आप वहाँ ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। हाँ, इन द मीन टाइम आप ये कर सकते हैं कि आप फौरी तौर पर हमारे कॉलेज का जो ये व्हाट्सएप ग्रुप है, ऑफिशियल चैनल है यूट्यूब का, वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोज़ मिलती रहें। तो अब हम बाकायदा लेक्चर की तरफ आते हैं। तो ये हमारा पहला लेक्चर है। जैसे कि आपको पता है, कंप्यूटर साइंस सेकेंड ईयर में दो दो हिस्से हैं बुक के। एक जो है वो सी लैंग्वेज से रिलेटेड है और दूसरा डेटाबेस से। अब सी लैंग्वेज जो है वो तो बाकायदा प्रोग्रामिंग है, और डेटाबेस जो है वो डेटा को, रिकॉर्ड को महफूज बनाने के लिए। तो हम स्टार्ट पहले सी लैंग्वेज से करते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में इसके बाद जब सी लैंग्वेज ख़त्म हो जाएगी तो फिर हम डेटाबेस की तरफ आएंगे। तो इसमें जो सबसे पहला चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है वो है एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज। तो जैसे किसी भी लैंग्वेज के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, ऐसे ही सी लैंग्वेज के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट्स हैं, और इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रामेटिकल, जिस तरह किसी भी लैंग्वेज के ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं इंग्लिश के अंदर, जैसे कैपिटल ए बी सी, स्मॉल ए बी सी, फिर उनको लिखने का तरीका है, वर्ब है, अब सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, इस तरह कहाँ सेमी कॉलन लगता है, फुल स्टॉप, इस तरह आर्टिकल है ए एंड बी, फिर इनको लिखना कैसे है, कहाँ सेंटेंस कैपिटल से स्टार्ट करना है, कब स्मॉल से स्टार्ट करना है, ये सब ग्रामेटिकल रूल हैं। और ये लैंग्वेज के रूल्स पढ़े बगैर, समझे बगैर आप लैंग्वेज लिख नहीं सकते। अगर लिखी जाए तो वो उसके रूल्स सही नहीं होंगे, वो गलत कंसिडर होगी। ऐसे ही सी लैंग्वेज भी, इसको भी राइट करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ इसके रेगुलेशन हैं। उनके मुताबिक जब आप इसकी स्टेटमेंट्स को लिखेंगे तो आप प्रोग्रामिंग में वो काम कर सकेंगे जो आप कंप्यूटर से लेना चाहते हैं। क्योंकि लैंग्वेज कंप्यूटर की, जिस तरह हमारे ह्यूमंस की लैंग्वेज एक दूसरे को अपनी बात समझाने के लिए है, इस तरह जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है वो कंप्यूटर से काम लेने के लिए। ठीक है, कंप्यूटर लैंग्वेज किस लिए होती है? वो इसलिए कि कंप्यूटर से अपना कोई काम लिया जाए। ठीक है, तो जब आप कंप्यूटर लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो आपकी कोशिश ये होगी कि कंप्यूटर से कोई काम लिया जाए। मसलन जैसे आप कोई ऐसा प्रोग्राम बनाएं जो आपको नंबर्स को मल्टीप्लाई करके दे दे, कोई प्रोग्राम बनाएं जैसे आप, वो कोई आपको लॉग लेके दे दे, कोई ऐसा प्रोग्राम बनाएं जो आपको किसी लैंग्वेज की ट्रांसलेशन करके दे दे। तो ये सारे काम आप कंप्यूटर से ले सकते हैं और लिए गए हैं। तो इस तरह ये सारे काम लेने के लिए आप फिर कोड लिखते हैं। तो जो आप लैंग्वेज लिखेंगे, जो चीज़ें आप बाकायदा तौर पर अपने कंप्यूटर में टाइप करेंगे, उस लिखे हुए को कोड कहते हैं। ठीक है, तो हम आते हैं एलिमेंट्स ऑफ सी के पहले हिस्से की तरफ। तो उसमें लिखा हुआ है जी आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या होता है? आइडेंटिफायर की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है ये कि ये क्या होते हैं जी? आइडेंटिफायर is a name given to the variable constant function or label in the program।
अब अगर हम इन डेफिनेशन में जाएं तो आइडेंटिफायर क्या है, ये एक नेम की तरह, जिस तरह इंसान का एक नाम होता है, जैसे आप किसी इंसान कहते हैं अब्दुल्ला, किसी कहते हैं एहसन, तो ये सारे नाम क्या है, ये उनके आइडेंटिफायर हैं। बगैर आइडेंटिफायर के आप किसी को बुला नहीं सकते। ऐसे ही कंप्यूटर में भी हर चीज़ को कोई ना कोई नाम दिया जाता है। अब यहाँ पे जैसे लिखा हुआ जी वेरिएबल, कांस्टेंट, फंक्शन और लेबल, ये थोड़ी सी एडवांस चीज़ें हैं। मतलब यहाँ पे आइडेंटिफायर बिल्कुल शुरू का टॉपिक है, लेकिन उसमें वेरिएबल, कांस्टेंट, फंक्शन और लेबल ये काफ़ी बाद की चीज़ें ऐड हो गई हैं। तो इसमें सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कांस्टेंट क्या होता है, फिर उस बाकी मुश्किल वाली चीज़ों की जब आ जाएंगे। कांस्टेंट, जैसे ये कांस्टेंट है 9, एक कांस्टेंट है 10, कांस्टेंट है ये 2, ये कांस्टेंट है 2.3, ठीक है 4.789, ये सारी एग्जांपल है कांस्टेंट की। ये सारी क्या है, ये एग्जांपल है, ये कांस्टेंट की एग्जांपल है। तो अब इसमें देखें तो ये जो कांस्टेंट है इसमें आप एक वैल्यू पड़ी हुई है, जैसे 9 है तो वो 9 ही रहेगा, 10 है 10 ही रहेगा। लेकिन अगर मैं इस तरह करूँ कि मैं लिख दूँ आई स्मॉल आई इक्वल्स 10, तो इसका मतलब क्या है, आई के अंदर वैल्यू पड़ी हुई है 10। आई एक वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब ये होता है जिसमें वैल्यू चेंज होती रहे। अब मैं नेक्स्ट लाइन में क्या कर देता हूँ, आई को चेंज करके आई के अंदर मैं 2.36 कर देता हूँ। अब जो पहले वाली वैल्यू है वो ख़त्म हो गई है, 10 अब आई में नहीं पड़ा हुआ, अब आई की नई वैल्यू क्या है 2.36, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो आई की वैल्यू फिर चेंज कर दूँ, आई के अंदर मैं लिख दूँ 3.79। अब इसकी पुरानी वैल्यू ख़त्म हो गई, नई वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे आई क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे, तो हम जब चाहेंगे आई के अंदर डेटा स्टोर कर देंगे। इसके अलावा आप कोई भी नाम वेरिएबल का दे सकते हैं। वेरिएबल का नाम आई के अलावा एच हो सकता है, वेरिएबल का नाम यू हो सकता है, वेरिएबल का नाम टाइम हो सकता है, वेरिएबल का नाम TEMP हो सकता है। इस तरह के बहुत सारे नाम हो सकते हैं। तो वेरिएबल के नाम के भी कुछ रूल्स हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन वेरिएबल फ़िलहाल इतना समझ लें कि एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर डेटा चेंज होता रहता है। जब आप नया डेटा उसके अंदर ऐड करेंगे, नई चीज़ डालेंगे, पुराना रिप्लेस हो जाएगा। लेकिन इसके मुकाबले में कांस्टेंट चेंज नहीं होता। जो चीज़ कांस्टेंट है 9 है तो वो हमेशा 9 ही रहेगा, 9 10 नहीं हो सकता, 10 9 नहीं हो सकता, ठीक है। तो बल्कि आप क्या करते हैं, वेरिएबल को कांस्टेंट कोई वैल्यू असाइन करते हैं और फिर वेरिएबल के अंदर वो कांस्टेंट वैल्यूज चेंज होती रहती हैं। इसके अंदर अब मज़ीद इसको आगे पढ़ते हैं। तो इसमें देखें कि इसमें रूल्स लिखे हुए हैं, रूल्स ऑफ द आइडेंटिफायर। नेक्स्ट इसका जो है वो रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर। तो रूल्स में क्या लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ है जी कि जब भी आप एक आइडेंटिफायर यानी आप कोई आइडेंटिफायर वेरिएबल या फंक्शन क्रिएट करेंगे तो उसका नाम हमेशा स्टार्ट होगा अल्फ़ाबेट से। मसलन अब किसी वेरिएबल का नाम आई हो सकता है, जैसे मैंने बताया एच हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप 9 टाइम लिखें या आप लिखें 10 अली, आप इस तरह लिखते हैं 12 एहसन, ऐसे नहीं हो सकता। यूँ हो सकता है कि आप ऐसे लिखें एहसन 12, यानी एहसन 12 साल का मिसाल के तौर पर, यह अलाउड है, ठीक है, ये चीज़ लिखी जा सकती है। इस तरह आप अंडरस्कोर से भी शुरू कर सकते हैं। तो ये सारे लिखने के तरीके हैं, वेरिएबल के या फंक्शन के नाम को लिखने के तरीके हैं, बहुत ईजी है। इनके ऊपर हम मज़ीद आगे भी बात करेंगे कि इनका स्टार्ट हमेशा अल्फ़ाबेट से होता है, नंबर से नहीं होता। आइडेंटिफायर हमारे पास कितनी किस्म के होते हैं, हमारे पास जो है वो टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर। यहाँ आइडेंटिफायर अभी हम फंक्शन को भी कह रहे हैं, आइडेंटिफायर वेरिएबल के नाम को भी कह रहे हैं, आइडेंटिफायर फंक्शन के नाम को भी कह रहे हैं। लेकिन आसानी के लिए हम फिलहाल ये कहते हैं कि यहाँ पे हम वेरिएबल के नाम को आइडेंटिफायर कह रहे हैं। आगे जाके जब हम डिटेल में लास्ट चैप्टर की तरफ जाएंगे, 13 चैप्टर की तरफ, तो उसमें हम फंक्शन के नाम को भी आइडेंटिफायर के तौर पर उस वक्त भी देख लेंगे। लेकिन फिलहाल चूँकि हम सिंपल हैं तो हम यही कहेंगे कि अभी हम आइडेंटिफायर किसके बारे में बात करें, ये वेरिएबल नेम है। यहाँ आइडेंटिफायर का मतलब अभी क्या है, वेरिएबल नेम। और वेरिएबल नेम जैसे बात हो चुकी है, आई हो सकता है, एच हो सकता है, टेम्प, टाइम, इस तरह कोई भी नाम आप दे सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर कितने हैं, यहाँ एक टाइप है जी
स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर। ठीक है, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर क्या चीज़ होती है? स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर ये वो फिक्स हैं, लैंग्वेज ने अपने लिए फिक्स किए हुए हैं, लैंग्वेज ने अपने लिए फिक्स किए हुए हैं, इनको हम कहेंगे स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर। ये लैंग्वेज ने अपने लिए फिक्स किए हैं। ये फिक्स का मतलब ये है कि ये नाम वेरिएबल के तौर पर यूज़ नहीं हो सकते, ये लैंग्वेज के रिजर्व्ड हैं। ये लैंग्वेज के लिए रिजर्व्ड रिजर्व्ड है। इसकी बड़ी अच्छी मिसाल दूँ, जैसे कोई हाउसिंग सोसाइटी बनती है तो पहले से कुछ मकान जो है वो तो लोग अपने प्लॉट वगैरह लेके वहाँ पे अपने घर बनाते हैं, लेकिन कुछ जगह वहाँ पे रिजर्व होती है पहले से, पार्क के लिए, मस्जिद के लिए, गलियों के लिए। तो वो जगह क्या हो गई, रिजर्व होगी, वहाँ पे कोई तामीर नहीं हो सकती, वो पहले से रिजर्व है, वहाँ पे किसी किस्म की कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती, वो अपनी उन जगह पे होगी जो उन प्लॉट्स के लिए अवेलेबल है। तो स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर समझ लें कि ये ऐसे ही हैं जो पहले से लैंग्वेज ने अपने ये रिजर्व कर दिए हैं। मसलन इसकी मिसाल है जैसे हम प्रिंट एफ, ये एक स्टेटमेंट है जो हम कुछ स्क्रीन पे प्रिंट कराने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, इसकी मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ आपको। मिसाल बड़ी अच्छी है, अगर हम प्रिंट एफ का इस्तेमाल करें तो अगर हम, मैं आपको बताना चाहूँ कि प्रिंट एफ क्यों इस्तेमाल होता है, तो अभी एक एग्जांपल से क्लियर कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैं ये देखें तो ये एक कोड लिखा हुआ है, अब देखें यहाँ पे प्रिंट एफ है, इसकी तरफ आए तो ये प्रिंट एफ किया हुआ है। ये प्रिंट एफ किस लिए? ये स्क्रीन पे प्रिंट करवाने के लिए, क्या चीज़? हेलो वर्ल्ड, जो कुछ यहाँ लिखा हुआ प्रिंट करवाने के लिए। अब मैं इसे रन करूँगा, देखें यहाँ पे एक अच्छा सा हम एडिटर देख लेते हैं जो कि हमें काम करके देगा, तो हमें इसका मतलब भी बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा। तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे ये लाइन लिखी हुई है, ये प्रिंट एफ। अब प्रिंट एफ ही रिजर्व्ड है, अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें तो यहाँ हमें आउटपुट नज़र आएगी साथ वाली स्क्रीन पे। देखते हैं क्या है। इस तरह यहाँ एक और एग्जांपल भी है, तो इसमें इसको भी एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं।
हमारे पास आउटपुट यहाँ नज़र आ रही है। तो देखें तो सम में ये लिखा हुआ है। अब ये देखें तो यहाँ पे इंट मेन, ये हम बाद में देखेंगे मेन क्या होता है। ये वेरिएबल की एग्जांपल है बड़ी अच्छी। इसमें लिखा हुआ इंट x इज इक्वल टू 10। यहाँ x क्या चीज़ है, वेरिएबल। x में वैल्यू पड़ी हुई है 10। इस तरह y एक वेरिएबल है, y में वैल्यू पड़ी हुई है 20। z में हमने x और y का सम लिया है। और यहाँ पे प्रिंट है, ये वो स्टेटमेंट जो मैंने बताया स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर लैंग्वेज ने अपने लिए रिजर्व किया हुआ है। प्रिंट एफ को वेरिएबल के नाम के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ये रिजर्व हो गया। इसे हम कहेंगे स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर। इस तरह यहाँ पे इंट है, ये भी स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर है। इंट का मतलब है इंटीजर। एक्स की जो डेटा टाइप है वो क्या है, इंटीजर। इसके अंदर वो जो जेड का सेट है वो आ सकता है। जेड वाला जो सेट है जो आपने कंप्यूटर में चैप्टर में सेट्स वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, वो सारा सेट जो है वो जेड का सेट यहाँ पे आएगा। इंटीजर में इस तरह की वैल्यू स्टोर हो सकती है। इस तरह वाई में भी इंटीजर आ सकते हैं, जेड में भी सारे इंटीजर आ सकते हैं। लेकिन जेड में क्या आ रहा है, एक्स और वाई का सम आ रहा है। यहाँ बताना यह मकसद था कि एक्स भी एक आइडेंटिफायर है, वाई भी एक आइडेंटिफायर है, जेड भी, लेकिन ये यूज़र डिफाइंड है। ठीक है, एक्स और वाई क्या है, यूज़र डिफाइंड है। और यूज़र डिफाइंड में हमने भी पढ़ा, ये एक्स भी है, वाई भी है और जेड भी है, ये यूज़र डिफाइंड है। और रिजर्व में हमने क्या देखा था, प्रिंट है ये। और इसके अलावा हमने जो देखा था इंटीजर, ये क्या है, ये रिजर्व्ड है। ये मिसाल हमने ली थी, इसके अलावा और भी हैं, खाली मतलब ये सिर्फ ये नहीं है, इसके अलावा और भी हैं जो कि लैंग्वेज के लिए रिजर्व किए हुए हैं, वो किसी और पर्पज़ के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते। अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो मैं एक्स की वैल्यू चेंज करके मैं से 15 कर देता हूँ। अब यहाँ पे रिजल्ट 40 आना चाहिए, तो आप देखेंगे ये मैं एग्जीक्यूट करूँगा, पहले 35 आ रहा था और आप देखें यहाँ पर रिजल्ट ये 40 आ गया। ठीक है, या आप देखें तो यहाँ पर रिजल्ट 40 आ गया। यहाँ तक जो मैंने बताई है वह बात वो ये बताई है कि आइडेंटिफायर क्या होता है। ठीक है, अब तक के लेक्चर में मैंने जो बात बताई है वो मैं इसकी समरी दोबारा फिर बता देता हूँ। न्यू स्लाइड पे मैंने ये बताया कि सी लैंग्वेज का एक इंट्रोडक्शन दिया है, फिर मैंने आइडेंटिफायर के बारे में बताया है, और फिर मैंने इसके थोड़े बहुत रूल्स बताए हैं, ज़्यादा तो नहीं, डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। और फिर साथ हमने टाइप्स डिस्कस किए हैं जिसमें हमने यूज़र डिफाइंड और स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर डिस्कस किए हैं। ठीक है, आज तक के लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे मज़ीद आगे जाएंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम जो पढ़ेंगे वो कीवर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन है तो आप अपने यूट्यूब जो चैनल है उसमें ये वीडियो अपलोड होगी, उसके नीचे कमेंट्स लिख के वहाँ पे भी इसको अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। और इससे ज़्यादा बेहतर तरीका है कि आप अपना व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें टीचर को मैसेज कर दें या वॉइस मैसेज भेज दें, तो वहाँ पर भी आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।